हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपना ये लेक्चर। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम सारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके 4 तारीख यानी 4 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम होना है उसमें जितने क्वेश्चन आ सकते हैं पॉसिबल, वो सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। ये हम 3 पार्ट में करेंगे और इन तीनों पार्ट्स में हम पहले में फ़िज़िक्स, दूसरे में केमिस्ट्री और तीसरे में बायो को ख़त्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और इसको स्किप ना करें बिल्कुल। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, ये है हमारा पहला पार्ट। इसमें देखिए यहाँ क्या है, ये 2022 का पेपर है आपका जो 4 तारीख को होने वाला है। ठीक है, इस पेपर के अंदर 3 सेक्शंस हैं, एक फिज़िक्स का है, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी का है। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के चैप्टर को शुरू करेंगे। आपको 15 मिनट वहाँ दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और आपका जो पेपर होगा वो तकरीबन 3 घंटे का होगा। चलिए हम यहाँ पहले पार्ट को शुरू करते हैं, पहले सेक्शन को, जो कि आपका फिज़िक्स का है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फिज़िक्स के लिए। ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन के अंदर आपके 4 पार्ट हैं और ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका, एक वर्चुअल इमेज बन रही है और एनलार्ज इमेज बन रही है। तो बताइए कौन से पार्ट के ज़रिए बनेगी, इसके ज़रिए या इसके ज़रिए या इसके ज़रिए या इसके ज़रिए। मतलब क्या है, सवाल में पूछा गया है वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट कैन बी फॉर्म, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज कौन से केस में बनेगी। सवाल अगर हिंदी में पढ़ें तो क्या होगा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब इमेज बन सकता है। कब बन सकता है? जब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो या समतल दर्पण हो या फिर आपका अवतल लेंस हो। तो आंसर क्या आएगा आपका? कॉन्वेक्स लेंस आएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के जरिए क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी, इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सवाल टू क्या है, बी पार्ट। इसमें पूछा गया है एसआई यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की, यानी प्रतिरोधकता का जो मात्रक है वो क्या होगा। आपको मालूम है रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओम होती है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी से मिलता जुलता एक होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है प्रतिरोधकता, यानी प्रतिरोधक का जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम मीटर होगी। याद रखिएगा किसकी यूनिट, हम रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, ओम मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट। इसमें कह रहे हैं डिवाइस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करती है उसे हम क्या कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ आप जवाब देंगे तो इसमें हिंदी में पढ़ लेते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरेटर, यानी जनरेटर कहते हैं। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बनाता है। कैसे, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आते हैं डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या कह रहा है, या घा यहाँ कह सकते हैं हिंदी में, क्या कह रहा है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। ये कह रहे हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से, फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके जरिए परिवर्तन किया जाता है, सिलेरी मसल्स के जरिए परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे पास, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। तो देखिए लास्ट वाला जो डी पार्ट पढ़ा था हमने, डी पार्ट के लिए यहाँ एक फिगर है, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये लेंस है। ठीक है, ये आपकी आँख का डायग्राम है और आँख के डायग्राम में क्या होगा, ये लेंस दिया हुआ है, जो आपका ये है लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। और ये लेंस जो होता है अटैच रहता है किसके जरिए, सिलरी मसल्स के जरिए। ये जो सिलरी मसल्स होती हैं, काम क्या होता है इनका, फोकस दूरी को चेंज करना, लेंस की फोकस दूरी को चेंज करती हैं और जो लेंस होता है उसको उसकी पोजीशन पर रहने में मदद करती हैं। ठीक है, अब इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में 4 नंबर का, कि नेत्र का चित्र बनाइए और उसके सारे पार्टों को वर्णन कीजिए, यानी उसके सारे पार्टों के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे रेटिना हुआ, एक्वस ह्यूमर हुआ, विट्रियस ह्यूमर हुआ, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, इन सब के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर इसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं विच टाइप ऑफ मिरर इज प्रीफर्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल एंड वाई।
ये कह रहे हैं किस तरह का जो मिरर है उसको हम किस में इस्तेमाल करते हैं, पीछे की चीज़ों को देखने के लिए करते हैं व्हीकल्स के अंदर। व्हीकल कहते हैं जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह होती हैं उनमें। और क्यों करते हैं इसको, तो क्यों का जवाब हमें यहाँ मिलेगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये कह रहे हैं एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल एक रियर व्यू मिरर के तौर पर कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, एज अ रियर व्यू मिरर, ठीक है, इन व्हीकल्स बिकॉज इट कवर, क्या काम करता है, क्यों करते हैं इसको, क्योंकि ये एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और जिससे क्या होती है, हेल्प होती है हमें पीछे की चीज़ों को देखने में। इसी तरह से अगर हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में भी हमने यहाँ डेफिनेशन लिख ली है और ये आप इसको सही से समझ के और पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है, उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे की चीज़ों को देखने में करते हैं क्योंकि ये एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है और पीछे की चीज़ों को दिखाने में मदद करता है, यानी हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए अभी हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। पहला पार्ट था ये, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था ए पार्ट। उसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि क्या है आपके पास एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, कितनी दूरी पर लेंस से इमेज को ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो आपके पास बी दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हिंदी में आप चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब बने, यहाँ आपको पूछ रहा है। तो देखिए सवाल में क्या है, कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसी को देखते हुए हमें करना है। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी कॉनकेव लेंस की, 15 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, कॉनकेव लेंस है। तो देखिए आपके पास एफ की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वी कितना है, -10 सेंटीमीटर है। लेंस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 15 लिख देंगे एफ की जगह पर, वी की जगह पर -10 लिख देंगे, ठीक है। तो इस u को हम कहाँ लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे। लेफ्ट साइड पर जब लेकर आएंगे और जो 1/15 है वो यहाँ लेकर आएंगे, तो 1/15 जब इधर लेकर आएंगे राइट हैंड पर तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब आपका आंसर आया u इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/15। अब 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 15 और 10 का एलसीएम 30 आ रहा है। ये आपका 30 आ गया। उसके बाद क्या होगा, 1/u इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 का एलसीएम हमने 30 ले लिया। अब 10 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि हमारा 30 आ जाए, कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार। उस 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आया, -3। इसी तरह से इस 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे ये हमारा 30 आ जाए, तो कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार। उस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आया, 2 आया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए -3 है और ये क्या है, +2। तो -3 बड़ा है, इसलिए -3 में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1/u को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमारा जो u आएगा वो कितना आएगा, -30 आएगा। आप क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ सकते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ मैग्नीफिकेशन भी निकाला है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप चाहें तो यहाँ मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हैं, v/u होता है इसका फॉर्मूला, 1/3 आ जाएगा, 0.33 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको ये मैग्नीफिकेशन नहीं निकालना है, नीचे वाला पोर्शन नहीं करना है, ये आपको ये वाला पोर्शन नहीं करना है, बाकी आपको ऊपर वाला करना है, बस यहाँ तक नहीं करना है। आगे चलते हैं, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है कि आपके पास क्या है, प्रेसबायोपिया। व्हाट इज प्रेसबायोपिया, हाउ इट इज प्रिवेंटेड, यानी जरा दृष्टि दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन तो ये रहा, एक क्वेश्चन आप मेरी तरफ से आप कर सकते हैं, क्या हो सकता है, लॉन्ग साइडनेस। लॉन्ग साइडनेस या हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, और एक शॉर्ट साइडनेस और प्रेसबायोपिया क्या होता है, सॉरी मायोपिया क्या होता है, ठीक है। उस मायोपिया को और हाइपरमेट्रोपिया को दोनों को कर लें और उसके करेक्शंस को और उसकी कॉजेज़ को ज़रूर कर लें, हो सकता है वो आंसर आ जाए आपका, क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए आपको एग्जाम में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, प्रेसबायोपिया क्या होता है। ये वैसे ऐसी बीमारी होती है जो बुजुर्गों में होती है और इनको दूर की चीज़ें
देखने में और पढ़ने में उनको क्या होता है, परेशानी होती है। तो ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो बूढ़े लोगों में होती है, ओल्ड एज में होती है, ओल्ड पर्सन्स को होती है, और इससे क्या होता है, इंसान ना तो लिख पाता है सही से और ना ही वो पढ़ पाता है। होता क्यों है? रीज़न इसका ये दो रीज़न लिखे हुए हैं, आप दो में से एक रीज़न लिखना है। पहला रीज़न है, आई बॉल का जो साइज़ होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, इस वजह से ये बीमारी हो जाती है। या फिर फोकल लेंथ इसकी इंक्रीज़ कर जाए, तब ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना इंग्लिश वाले। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हम बताएंगे। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर लेते हैं। अब चलिए हिंदी मीडियम को देख लेते हैं। हिंदी मीडियम में हमने क्या बताया कि ये कौन सा दोष है, ज़रा दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये बूढ़े लोगों को होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। और इस दोष के कारण बूढ़े लोग क्या होते हैं, ना तो सही से पढ़ पाते हैं और ना ही वो लिख पाते हैं। अब इसको किस वजह से होता है, इसका कारण क्या होता है, इसकी वजह क्या होती है, जो हमारा नेत्र गोलक होता है ये क्या हो जाता है, आकार में छोटा हो जाता है, यानी कम हो जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये बीमारी हो जाती है। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लें और सही से समझ लें। अगर किसी ने पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, determine where and how the image of an object is formed when an object is placed at a distance of। क्या कह रहे हैं सवाल में, रिफ्लेक्शन के नियम लिखने हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन कहते हैं परावर्तन को, परावर्तन के नियम लिखने हैं, यानी रिफ्लेक्शन के लॉज लिखने हैं। और इसमें पूछा गया है कि अगर ऑब्जेक्ट रखी हो पहले पार्ट में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर और दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्ट की दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, और जो ये दिया हुआ है जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो पूछा गया है कि इमेज कहाँ बनेगी। क्या पूछ रहे हैं, डिटरमाइन वेयर एंड हाउ। वेयर मतलब कहाँ बनेगी और हाउ मतलब कैसी बनेगी इमेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला क्या है हमारे पास, पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे क्या होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम, इसी में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में था हमारा जो यू था वो कितना था, 15 सेंटीमीटर था, सॉरी 5 सेंटीमीटर था हमारे पास। क्या था, 5 सेंटीमीटर यू था। ठीक है, उसमें क्योंकि ये माइनस में लेंगे, सारी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो सब लेफ्ट हैंड पर रखी जाती हैं, इसीलिए सब क्या होगा, माइनस में आएगा। तो यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये माइनस में लिखी हुई है। ठीक है, तो यू की वैल्यू क्या है, ये माइनस में है, -5 सेंटीमीटर। इसी तरह से आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। आर और एफ में रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू होता है आर अपॉन 2। तो ये आपका जो आर है वो कितना था, 20 था। तो एफ निकालने के लिए आर को 2 से हमने डिवाइड किया है, तो आंसर कितना है, 10 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रख देंगे, एफ की जगह पर हमने 10 लिखा है यहाँ पर, और जो हमारा वी था वो हमें पता नहीं था, और जो यू था हमें मालूम है कितना है, -5 था। अब क्या करेंगे, इस -5 को उठाकर हम राइट हैंड पर लेकर जाएंगे और वी को अपनी जगह रखेंगे, तो हमारे पास आंसर देखिए कितना आ गया, 1/10 प्लस 1/5 आंसर आ गया। क्योंकि ये जो माइनस का 5 है लेफ्ट साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद फिर ये हमारा सवाल फिनिश हो जाएगा। देखिए कैसे लेंगे एलसीएम, एलसीएम 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 10 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो हमने यहाँ देखिए 10 लिख रखा है, और 10 का टेबल कितनी बार हम पढ़ें कि 10 आ जाए एलसीएम वाला आंसर, 1 बार, 1 का 1 में किया, हमारा आंसर कितना आया, 1 आ गया। इसी तरह से 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम, 10 आ जाए 2 बार, उस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया, 2 आ गया। इस 2 को और जो हमारा 1 है इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 1/v इक्वल टू हो जाएगा 3/10। ठीक, तो अब हमें चाहिए v, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। v की वैल्यू आपकी आ गई 10/3 विद नेगेटिव साइन। ठीक है,
सॉरी, यहाँ पॉजिटिव साइन ही आएगा क्योंकि यहाँ आपका प्लस हो चुका था, लेकिन यहाँ पॉजिटिव कैसे आएगा? ठीक है, पॉजिटिव ही आएगा अपने यहाँ पे। तो ये कितना आ रहा है? 3.33 आ रहा है। आपका आंसर कितना आ रहा है? 3.33। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगले पार्ट में दिया हुआ है यू की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो एफ है यहाँ कितना आ गया? 1/10 आ गया। वी की वैल्यू पता नहीं है, यू की वैल्यू 1/15 है। इसको उठाकर हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ एलसीएम लेंगे 15 का और 10 का, तो आंसर कितना आएगा? 30 आएगा। 10 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे हम? 30 आ जाए 3 बार। उस 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई किया तो आंसर 3 आ गया। इस 15 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? हमारा 30 आ जाए 2 बार। उस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 को और 3 को हम ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 5। और इसको हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 30/5। तो इस 5 से हम इस 30 को जब डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 6 आ गया। ये 6 आ गया। तो वी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, तो ये आपके पार्ट हो गए पूरे। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब यहाँ अगला पार्ट में है और करके लिखा है व्हाट इज लेंस, राइट द टाइप ऑफ लेंस ऑन द बेस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। रे डायग्राम बनाना है। अब ये आपको रे डायग्राम कहाँ मिलेगा? ये हमारे पिछले लेक्चर्स में है। लेक्चर नंबर 7 था हमारा, तो इसमें हमने लिया था। इसको आप पढ़ लें, लेक्चर को पूरा कर लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये सारा पोर्शन उसमें दिया हुआ है, इसको नहीं करा रहा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, अच्छा सॉरी, पहले क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कर लेते हैं। क्या है बी पार्ट में? राइट द फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। वो कारक जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी प्रतिरोधक डिपेंड करता है, वो कौन से कारक हैं? और इसमें एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ए है। अब इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है। कितना है? यहाँ 4 ओम दिया हुआ है ये। उसके बाद क्या पूछ रहे हैं कि एक और वायर है हमारा, सेम उसका मटेरियल है, लेकिन लेंथ क्या है? 1/L/2 है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 2A है। तो बताइए उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा? ठीक है, जो दूसरा वायर है इसका रेजिस्टेंस हमको पूछा गया है, वो कितना होगा? तो उसके लिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। अब वो कारक या वो फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर यानी कंडक्टर का ताप। दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर यानी कि संकर अनुभागीय क्षेत्र। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तीसरा होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर की लंबाई। उसके बाद चौथा कारक है हमारा, चौथा कारक क्या है? चौथा कारक है कंडक्टर की मटेरियल पर, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए दो केस बनाए हमने यहाँ पर। एक केस में क्या है? लेंथ दी हुई है एक वायर की L1, और जो एरिया है वो हमने A1 को कह दिया है A। इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम। केस सेकंड में वही वायर है, सेम मटेरियल का, लेंथ L2 है, उसको हमने क्या कह दिया? L कह दिया है, L/2। और जो एरिया है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2A। पूछा गया है R2 बताइए कितना होगा, ये R2 निकालना है। मटेरियल सेम है तो हम रेजिस्टिविटी को सेम रख सकते हैं, यहाँ पर रो को हम सेम रख सकते हैं। यानी रो वन क्या हो जाएगा? रो टू के बराबर हो जाएगा। तो रो वन की वैल्यू ये थी और रो टू की वैल्यू ये थी। अब जहाँ R1 था वहाँ R लिख दिया है, R की वैल्यू 4 थी, R लिख दिया। A1 जो था वो A के बराबर था तो यहाँ A लिख दिया। इसी तरह से जो R2 था उसको तो मैंने R2 ही रहने दिया, और जो A2 था उसको हमने क्या कर दिया? 2A कर दिया। सिमिलरली L1 को हमने क्या किया? L कर दिया है, और जो L2 था उसको हमने क्या कर दिया है? L/2 कर दिया है। अब जो ये 2 था वो यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा वो इस वाले 2 के साथ। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। इस 4 से 2 टू द 4 से इस 4 को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा इज इक्वल टू का निशान लगा हुआ है। ठीक है, इस L से हमने इस L को डिवाइड किया, इस वाले L को, तो हमारा जो R2 बचा वो केवल क्या बचा? 1 बचा। तो आंसर कितना आएगा? R1 का, सॉरी R2 का 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके है। उसमें पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, या हिंदी में कह लें विभवांतर क्या होता है, और उसका मात्रक भी पूछ रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि पैरेलल में और सीरीज में
3 रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले ऊपर से। ये है क्वेश्चन आपका, राइट द डेफिनेशन ऑफ द राइट द डेफिनेशन एंड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम रेजिस्टर्स हैं, उनको पैरेलल में और सीरीज में लगाया गया है, यानी कि समांतर क्रम में। पैरेलल को कहते हैं समांतर क्रम और सीरीज को कहते हैं श्रेणी क्रम में लगाना। इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर, सॉरी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव a unit charge from a reference point to a specific point against electric field। तो ये कह रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट एक पॉइंट दूसरे पॉइंट एक पॉइंट चार्ज किसी दूसरे पॉइंट तक जब जाता है तो उसमें जितना वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहाँ देखिए हिंदी में लिखा गया है, किसी इकाई धनावेश यानी यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, विभवांतर भी कहीं कहीं लिखा होता है। इसका मात्रक क्या होता है, यानी एसआई यूनिट जो होती है वो कितनी होती है, वोल्ट होती है। एसआई यूनिट कितनी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वोल्ट होती है। अब इसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ देखिए समांतर क्रम में लिया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन में यहाँ लिख दिया हमने 10, यहाँ लिख दिया हमने 20 और यहाँ लिख दिया हमने 30। इन तीनों का सॉल्यूशन करेंगे, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 R2 और R3। यहाँ एलसीएम ले लिया, 20 30 और 10 का आंसर कितना है 60। तो इसको हम कैसे लेते हैं आपको पता है, इस तरह से लेते हैं, 20 यहाँ लिख देंगे और कॉमा लगा कर 30 लिखेंगे और फिर लिख देंगे आपका 10। ठीक है, तो ये आपका 10 आ गया और यहाँ आपको क्या जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 30 और एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आंसर हमारा 60 आ जाएगा। 10 का टेबल कितनी बार बनेगा, 60 आ जाएगा 6 बार। तो 6 का इस 10 के ऊपर जो 1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारा 60 आएगा। इसी तरह से 20 का हम टेबल कितनी बार बढ़ाएंगे 60 आ जाए, 3 बार। उस 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसी तरह से इस 30 का टेबल कितनी बार बढ़ेंगे हमारा ये 60 आ जाए, कितनी बार बढ़ेंगे 2 बार। उस 2 का इस 1 में मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा आ गया आंसर। इन सबको जोड़ देंगे कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या आ जाएगा 11/60 आ जाएगा। इस 11/60 में हमें वैल्यू चाहिए आरपी की, तो इस आरपी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो आरपी की वैल्यू आ गई आपके पास 60/11 आ गया। तो आंसर आ गया 5.4 आ गया। अब आपको हल के तो 5.4 आ गया आपका यहाँ पर। उसके बाद हम सीरीज में करेंगे, तो सीरीज में क्या होगा हमें मालूम है, सीरीज में कैसे करते हैं हम, फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, आर इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 और R3। तो ये आर एस है, ये आर एस है, तो R1 R2 R3 और 10 + 20 + 30 कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, और ये आपकी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम केमिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं फिजिक्स का। 4 क्या है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्राइंग अ लेवल डायग्राम। तो प्रिंसिपल बताना है और वर्किंग बतानी है इलेक्ट्रिक मोटर की। आप इलेक्ट्रिक मोटर के साथ साथ आप इलेक्ट्रिक जनरेटर को भी कर लें, ये मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन होगा। ठीक है, तो ज़रूर कर लें, उसको भी डायग्राम कर लें और वर्किंग कर लें। तो देखिए इसके हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन के बाद हम आंसर देखते हैं। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इस प्रिंसिपल का नाम याद रखें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद इसका क्या है, वर्किंग क्या है, क्या होता है जब ये कॉइल होता है, ये बीच वाला जो रॉड है जब ये घूमती है तो उसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कॉइल है ये भी घूमने लगता है। ठीक है, यही इसका वर्किंग है। और यहाँ पर क्या होता है, एक डाउनवर्ड फोर्स लगता है जो पार्ट एम एन में लगेगा। ये जो एम एन पार्ट है ऊपर दिख रहा है हुआ, देखिए ये आएगा आपको एम एन पार्ट है, ये एम एन पार्ट पे क्या होगा, एक फोर्स लगेगा इस एम एन पार्ट पर जो क्या करेगा, इस कॉइल को घुमाने की कोशिश करेगा। यही इसकी वर्किंग हो जाएगी। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में भी ले सकते हैं इस वर्किंग को। उसके बाद इसी में और करके दूसरा क्वेश्चन था, सोलेनोइड क्या होता है और ये मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है, और इसके नॉर्थ और साउथ पोल को मालूम भी कीजिए। तो देखिए सोलेनोइड क्या होता है, मैग्नेट की तरह होता है, और ये एक सॉफ्ट आयरन पर जब हम क्या करते हैं,
एक कॉपर वायर को मतलब रैप कर देते हैं यानी लपेट देते हैं, तो जो हमारा आंसर आएगा या जो हमारा सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। और जब इस सोलेनोइड से हम क्या करते हैं, करंट को पास करते हैं, तो ये मैग्नेटिक बार की तरह काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से इसमें मैग्नेटिक पोल डेवलप हो जाते हैं। तो अगर नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का हो तो क्या होगा, वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो क्या होता है, साउथ पोल को शो करने लगता है यहाँ पर। और यहाँ आप याद रख लें, ठीक है। तो सोलेनोइड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सोलेनोइड में जो नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, वही सोलेनोइड का भी सोलेनोइड का भी पोल होगा। इसी तरह से जो आपका उसमें होता है, मैग्नेट में पोल होता है साउथ पोल, वही पोल क्या होगा यहाँ सोलेनोइड में भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या है, ये सोलेनोइड की फिगर है, इसको आप कर लें और ये आपका हो गया फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री करेंगे और इसको आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए इतनी छोड़ते हैं इस पार्ट के लिए। ठीक है, जब तक कि जितना भी हो चुका है इसको रिवाइज कर लें, तैयारी करें, अपनी जारी रखें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, तो आप इसको देखें अच्छे से और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।